तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपके जो सेकंड ईयर में जो पेपर होता है बीएससी का वैल्यू एडेड कोर्स का कंटेंट राइटिंग, या फिर और कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और कोई ईयर में अगर आपके ये पेपर आता है कंटेंट राइटिंग का, तो सिलेबस सारी यूनिवर्सिटी के अंदर सेम समान ही रहता है इसका। तो आपको क्या करना है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर अभी तक आपको कहीं पर कंटेंट नहीं मिला, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है क्या पढ़ना है, तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। चाहे यूनिट फर्स्ट में आए, चाहे यूनिट सेकंड हो, चाहे यूनिट थर्ड हो, चाहे यूनिट फोर हो, चारों के चारों यूनिट है वो इसी वीडियो से आपकी रिवाइज हो जाएंगे। इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा, प्लस इसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ थ्योरी भी। तो दोनों की दोनों चीज़ें हैं वो इसी वीडियो के अंदर आपकी रिवाइज हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिए। पहले वाले प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ कंटेंट राइटिंग होता है योजना बनाना। तो प्लानिंग करना। प्लानिंग करने का क्या अर्थ होता है, आप जब भी कोई कंटेंट बनाते हो तो आप पहले क्या करोगे, योजना बनाओगे। देखो, कुछ भी बनाओ चाहिए, सबसे पहले इंसान क्या तो उद्देश्य बनाता है या फिर योजना बनाता है। समझ में आ गया? क्यों योजना बनेगा भाई? पहले सोचेगा ना किसी चीज़ को बनाने से पहले। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये भी कंटेंट राइटिंग में होता है। जो पीडीएफ वगैरह देख रही हूँ मैं बना रहा हूँ, इसको भी कंटेंट राइटिंग ही बोलते हैं, कंटेंट ही बोलते हैं इसको भी। समझ में आ गया? और जो मैंने पीडीएफ बनाई इसको कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। तो भाई पहले मैंने सोचा होगा ना कि मैं कंटेंट राइटिंग पर क्लास लेने वाला हूँ, तो मुझे उसका कंटेंट बनाना होगा। तो पहले मैंने योजना बनाई ना, वही बात है। बस इसको क्या कहते हैं, प्लानिंग कहा जाता है। कि भाई आपको किस प्रकार के ऑडियंस के लिए क्या बनाना है, किस प्रकार के गोल हैं, क्या टारगेट है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो अपन कंटेंट बनाते हैं उसी को कंटेंट राइटिंग के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट। तो कंटेंट डेवलपमेंट का कौन सा भाग नहीं है इसमें से? तो इसमें से जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो कंटेंट का कोई भाग नहीं होता, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई लेना देना नहीं है। बाकी रिसर्च करना, तो मैंने कंटेंट बनाया तो मैंने क्या किया, पहले भाई कंटेंट राइटिंग से संबंधित कंटेंट है उसको सारे को पढ़ा कि सिलेबस में क्या क्या आता है, हमें इस पर कौन से एमसीक्यू है जो इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं इसके अंदर। तो पहले क्या किया, मैंने रिसर्च की कंटेंट पर, फिर मैंने लिखा, लेखन किया कंटेंट के ऊपर कि मुझे क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। अगले क्या है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन किया। फिर मैंने जो ये सारा कंटेंट है इस पर क्या किया, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन किया। तो बाकी का एसईओ क्या होता है, मैंने कंटेंट डालने के बाद में जो कीवर्ड वगैरह है, रिसर्च वगैरह करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एसईओ के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? लेकिन ग्राफिक डिजाइन का कोई लेना देना नहीं है इसमें। वाई इज कंटेंट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट विकास क्यों आवश्यक होता है? क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए, दर्शकों की भागीदारी के लिए। तो आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग करते हो आप, लोगों को अपना जो कंटेंट है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचने का कार्य करते हो, तो उसमें कंटेंट मार्केटिंग का क्या महत्व होता है? तो इसमें क्या होता है, ऑडियंस है वो इंगेज करने के लिए अपन कंटेंट है उसको पब्लिश करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। एवरग्रीन कंटेंट मीन्स, एवरग्रीन कंटेंट कौन सा होता है? तो एवरग्रीन क्या होता है, एवर और ग्रीन, एवर मतलब हमेशा और ग्रीन मतलब जो हमेशा हरा भरा रहे। समझ में आ गया? तो हमेशा हरा भरा रहे, इसका कंटेंट से क्या लेना देना, इसका कंटेंट से लेना देना यही है कि ऐसा कंटेंट जो हमेशा चलता रहता है। अब जो 90s के गाने होते हैं ना, वो देखो उस समय पब्लिश हुए थे, लेकिन आज भी गाने सुनते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो एवरग्रीन गाने, आप किसी भी माहौल में, कैसे मौसम में हो, कैसा भी आपका मूड हो, उन गानों को सुनो, थोड़ा रिलैक्स फील जरूर होता है आपको। तो यही होता है ऐसा कंटेंट जो हमेशा प्रासंगिक रहे, ऑलवेज रिलेवेंट कंटेंट, मतलब हमेशा के हमेशा जब भी आप उनको सुनो, जब भी वो चीज़ देखो, तो आपको हमेशा क्या है, देखकर अच्छा फील हो। अब रामायण देखो, रामायण के जो एपिसोड हैं जो उस समय बनाए गए थे, आज देख लो आप उन रामायण को, आज भी आपको देखकर उतना ही अच्छा लगेगा। उस प्रकार के कंटेंट को क्या कहा जाता है, एवरग्रीन कंटेंट के नाम से जाना जाता है। विच टूल कॉमनली यूज फॉर ग्रामर चेकिंग। तो ग्रामर जांचने के लिए कौन सा टूल सामान्यतः प्रयोग में लिया जाता है? तो कौन सा टूल प्रयोग लिया जाता है? ग्रामरली। तो ग्रामरली का अगर आपने नाम नहीं सुना तो ग्रामरली के तो ऐड भी बहुत आते हैं, कभी ना कभी ऐड तो आपने जरूर देखा होगा। अब ग्रामरली क्या होता है, ये एक प्रकार का ऑनलाइन टूल होता है जिसको अगर आप डाउनलोड कर लेते हो, तो अगर आपका किसी भी प्रकार से ग्रामर से संबंधित कोई जो डिफॉल्ट वगैरह आ रही है, कोई गलती आ रही है, तो उसको सुधारने का ऑटोमेटिक काम कर लेता है। तो इसका क्या है, ग्रामरली सही आंसर होगा। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग क्या होती है, राइटिंग फॉर कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट। तो आप किसी भी चीज़ को
कोई भी कंटेंट है उसको कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करने में और इंगेजमेंट करने में, लोगों को अपना इंगेज करने में, सहभागिता दिखाने में हेतु जो लेखन किया जाता है उसी को कंटेंट राइटिंग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो आप लोगों से बातचीत करने में और लोगों को इंगेज करने में जो कंटेंट बनाते हो, जिस प्रकार के, जैसे आपने कोई वीडियो बनाया, कोई रील बनाई, कोई मूवी बनाई, तो मूवी भी कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट में ही आती है। तो इस प्रकार के चीज़ को क्या कहा जाता है? कंटेंट राइटिंग के नाम से जाना जाता है। और कोई भी कंटेंट बनाने के लिए हमेशा राइटिंग करना जरूरी होता है, कोई भी लिखना जरूरी होता है। समझ में आ गया आपको? जैसे मूवी बनाई जाती है तो उससे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, मैंने वीडियो बनाई इससे पहले पीडीएफ बनाई, कोई भी सॉन्ग बनना था तो भी राइटर पहले चीज़ें लिखता है। तो कंटेंट पब्लिश होने से पहले उसको लिखा जरूर से जाता है। तो ये कंटेंट राइटिंग वही होता है आपको राइटिंग एंड कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट के लिए जो यूज में लिया जाता है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द कंटेंट राइटिंग? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कंटेंट राइटिंग? का मेन गोल क्या होता है? रैंक हायर ऑन सर्च इंजन। तो मैं कंटेंट राइटर होता है उसका मेन गोल यही होता है जीवन में कि जो अपनी रैंक है जो कंटेंट की, उसको सर्च हाई किया जाए, ताकि उसकी रैंक हाई की जाए गूगल पे सर्चिंग पे। जैसे गूगल पे आप जाते हो, जैसे आपने सर्च किया SSC CGL वैकेंसी, तो आपने सर्च किया तो सबसे पहले जो वेबसाइट खुलेगी, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, तो लगभग चांसेस रहता है कि आप उनमें से किसी एक वेबसाइट पे क्लिक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे। समझ में आ गया? तो जितना हाई सर्च होगा गूगल के ऊपर, जैसे आप सर्च करते हैं कोई चीज़ सबसे पहले दिखाई देती है, वो उस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो यही होता है हर दर्शक का जो कंटेंट बनाता है उसका यही होता है कि मेरा जो सर्च है, मेरा जो वीडियो, वो सर्च में सबसे ऊपर दिखाई देना चाहिए। और जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा भी यही रहता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी अगर वीडियो देखे तो मेरा सबसे ऊपर दिखाई दे, ताकि सबसे पहले लोग उसी कंटेंट को देखते हैं। कॉपीराइट इज मेनली टू, कॉपीराइट मुख्यतः किस चीज़ के लिए लगाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। तो कॉपीराइट है वो कोई भी चीज़ पर क्यों लगाया जाता है? ताकि अपना प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन कर सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। अपना जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रमोट करने के लिए क्या लगाया जाता है? कॉपीराइट है वो मुख्यतः लगाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, प्लेगरिज्म इन कंटेंट राइटिंग मीन्स। तो प्लेगरिज्म क्या होता है? साहित्य चोरी क्या होती है कंटेंट राइटिंग में? कॉपिंग द समवन एल्स कंटेंट, तो किसी के कंटेंट की नकल करना ही क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो कोई साहित्यिक कोई भी कंटेंट हो गया, उस व्यक्ति के कंटेंट को चोरी करके आप यूज करते हो तो उसी को क्या कहा जाता है? प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल ए कंटेंट राइटर मस्ट हैव। तो एक कंटेंट राइटर के अंदर एक कौन सी प्रकार की एक सॉफ्ट स्किल है वो पाई जाती है? तो कौन से प्रकार की पाई जाती है? सही आंसर होगा संप्रेषण करने की। कौन से करने की? कम्युनिकेशन करने की एक प्रकार की सॉफ्ट स्किल है वो कोई भी कंटेंट राइटर में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। हाउ डज SEO स्टैंड फॉर इन कंटेंट राइटिंग? तो कंटेंट लेखन में SEO का फुल फॉर्म क्या होती है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जाना जाता है SEO को आपको कंटेंट राइटिंग में। तो किस नाम से जाना जाता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी? तो कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड फ्रीक्वेंसी इन टेक्स्ट। तो कोई भी टेक्स्ट को लिखने पर जो कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है उसी को कीवर्ड डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। कोई भी कीवर्ड फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी टेक्स्ट को लिखने के लिए कीवर्ड को जितने कीवर्ड दबाते हो आप उसी को कीवर्ड डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। व्हाट शुड द कंटेंट राइटर्स अवॉइड? तो कंटेंट राइटर को किस चीज़ से बचना चाहिए? प्लेगरिज्म से, साहित्यिक चोरी को। आपको दूसरों का कंटेंट चोरी करके नहीं बनाना चाहिए, आपका खुद का कंटेंट है उसको क्रिएट करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, आपको साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आपको दूसरे का कंटेंट चोरी करने के बजाय अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होने वाला है। वाट मेक कंटेंट अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव? तो कंटेंट को इंटरेक्टिव कौन बनाता है? तो कौन बनाता है आपका? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, आस्किंग क्वेश्चन। तो आप जो प्रश्न पूछते हो ना वही कंटेंट को आपको इंटरेक्टिव बनाता है। समझ में आ गया? मतलब सबसे पहले जो मैंने पूछा, जैसे क्या पूछा कि क्या आपका कंटेंट राइटिंग का सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, या फिर आप कंटेंट राइटिंग में कंफ्यूजन में हो, तो ऐसे प्रश्न पूछते हो तो जो आपका जो ऑडियंस है वो भी क्या होती है? आपकी
इंगेज होती है उस कंटेंट के साथ। या कोई भी मूवी होती है जिसमें अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, जैसे मैं बाहुबली का बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, उसमें ये हो गया था कि बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, एक पर्सन छोड़ दिया गया, तो पार्ट 2 देखो कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो यही है, अगर कंटेंट को इंटरेक्टिव बनाना है तो आपको क्या करना है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन को पूछना होता है उससे। कंटेंट रिप्रोजिंग मीन्स, कंटेंट को रिप्रोज करने का मतलब क्या होता है, रिप्रोपोजिंग का मतलब क्या होता है, कंटेंट को पुनः उपयोग में करना। तो पहले से लिखे हुए कंटेंट को आप क्या कर सकते हो, नए फॉर्मेट में अपनाकर उसको फिर से उपयोग में ले सकते हो। तो यही होता है कंटेंट रिप्रोपोज का अर्थ, यही होता है कंटेंट को बनाकर फिर से उपयोग में लेना। तो इसी चीज़ को कंटेंट रिप्रोपोज के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज ए ब्लॉग। तो ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग होता है एक पर्सनल और द प्रोफेशनल आर्टिकल ऑनलाइन। तो कोई भी ऑनलाइन व्यक्तिगत या पेशेवर लेख को क्या कहा जाता है, ब्लॉग कहा जाता है। अब मैं आपको समझाऊं, प्रोफेशनल और पर्सनल ब्लॉग क्या होता है, जैसे आपने सर्च किया टॉप 5 कोचिंग इन जयपुर हो गया, या फिर सीकर हो गया, कोटा, ऐसे सर्च कर लिया आपने, तो क्या आपने जो अलग अलग वेबसाइट खुल के आएंगी और उस पर जो एक पे क्लिक किया तो उसमें सारी जो टॉप 5 कोचिंग उनके नाम दे रखे हैं और उसके बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो उसी को ब्लॉग लिखा जाता है। जिस वेबसाइट पे आपने क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसको ब्लॉग कहा जाता है। ब्लॉग क्या होता है, एक वेबसाइट डिज़ाइन होती है जिसपे कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जानकारी, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करने का प्रयास करता है अपने नॉलेज के माध्यम से। उसी को क्या कहा जाता है, ब्लॉग कहा जाता है। ये पर्सनल भी होते हैं और प्रोफेशनल भी होते हैं। पर्सनल कैसे होते हैं, जैसे मैंने बना दिया, आपने बनाया, आप गए जयपुर में रहते हो, आपने अलग अलग प्रकार के ब्लॉग बनाए, टॉप 5 स्कूल इन जयपुर, टॉप 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर, टॉप 5 होटल इन जयपुर, टॉप 5 गार्डन इन जयपुर, टॉप 5 टूरिस्ट प्लेस इन जयपुर। तो ऐसा कंटेंट बना रहे थे पर्सनल, आप वहाँ पर जाते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस करते हो और चीज़ें भी लिख लेते हो। एक आपने क्या किया, दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर की तरफ से आप आर्टिकल लिख रहे हो, आप ब्लॉग लिख रहे हो, तो आप प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर रहे हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से। व्हाट मेक ए हेडिंग इफेक्टिव इन कंटेंट। तो कोई भी कंटेंट होता है उसकी जो हेडिंग होती है, तो जैसे मैंने इसमें लिख रखा है कंटेंट राइटिंग बीए सेकंड ईयर, तो ये उसकी हेडिंग है, ये उसका टाइटल है। तो ये क्या, ये उसको इफेक्टिव बनाता है। क्यों, जो हेडिंग है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और कीवर्ड बेस्ड होनी चाहिए, जो सर्च में आती है वही होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ राइटिंग इज बेस्ड ऑन फॉर इंस्ट्रक्शन मेनली। तो निर्देश पुस्तिकाओं के लिए कौन सा लेखन उपयुक्त होता है, पहला होगा टेक्निकल राइटिंग। मतलब तो टेक्निकल जो राइटिंग की जाती है किसी भी प्रकार की, वो आपको इंस्ट्रक्शन जो मैनुअल्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन इन ए कंटेंट, इन कंटेंट। तो कंटेंट में मेटा डिस्क्रिप्शन का क्या कार्य होता है, समरी फॉर सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का जो सारांश होता है, सारा का सारा जो आपने सर्च किया उसको मेटा डिस्क्रिप्शन में दिखाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्सन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 20 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज टोन इन कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट लेखन में टोन का क्या अर्थ होता है। तो कंटेंट राइटिंग में जो टोन होती है उसका लेखन क्या होता है, आपका मूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइटिंग। तो कोई भी लेखक है उसका मूड और उसका एल्टीट्यूड कैसा, क्या भावना से वो चीज़ों को लिखने का प्रयास कर रहा है, उसको आप दिखाने का प्रयास करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, टोन ऑफ कंटेंट राइटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर इसका होने वाला है। 21 नंबर प्रश्न की बात करूं मैं आपके सामने, वाई इज़ प्रूफ रीडिंग इंपॉर्टेंट। तो प्रूफ रीडिंग है वो क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है, टू कैच एरर। तो त्रुटियां पकड़ने के लिए, आप कोई भी चीज़ की, कोई भी ग्रामर के अंदर आपने कोई कंटेंट बनाया है, उसमें आप गलतियों को पकड़ने के लिए क्या करते हो, प्रूफ रीडिंग करते हो, ताकि आप गलतियां वो पकड़ सको। तो आपकी यूनिट फर्स्ट वो रिवाइज हो चुकी है, अब अपन यूनिट सेकंड की तरफ जाएंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन कंटेंट राइटिंग प्रोसेस। तो कंटेंट लेखन का पहला चरण क्या होता है, तो पहला चरण होता है ब्रेन स्ट्रोमिंग करना। ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या होती है, ब्रेन स्ट्रोमिंग होती है कि आप जो भी कोई कंटेंट बना रहे हो उस कंटेंट पर अपना क्या, अपना माइंड, तो इसमें क्या था, आप जो भी कंटेंट बना रहे हो उसका इनिशियली, किसी भी प्रकार का जो इनिशियली आइडिया है और जो टॉपिक है, कोई स्ट्रक्चर है, उसको बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंटेंट राइटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग के नाम से जानते हैं।
एडिटिंग इन्वॉल्व्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो संपादन में निम्न में से क्या शामिल होता है, तो संपादन में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है रिकंस्ट्रक्टिंग एंड इम्प्रूविंग कंटेंट, तो अपने कंटेंट को पुनर्गठित करना और सुधारना, तो किस नाम से जाना जाता है, रिकंस्ट्रक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द कंटेंट, तो कंटेंट को पुनर्गठित करो और उसको सुधारने में मदद करती है आपको एडिटिंग में। तो जैसे कोई भी वीडियो एडिट करते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है, कोई गलतियाँ हो गई आपसे, कोई बोलने में गलती हो गई या कोई ऐसी चीज़ जो आप पब्लिश नहीं करना चाहते हो, तो उसमें कहाँ पे डाल दोगे आप, उसको एडिट करके हटा दोगे। 3 नंबर प्रश्न है, प्रूफ रीडिंग क्यों की जाती है, तो प्रूफ रीडिंग क्यों की जाती है, स्पेल चेकिंग स्पेल एंड प्रोनाउंस, तो वर्तनीक और विराम चिन्हों को जांच करने के लिए, तो किसके लिए की जाती है, चेक द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस को सही करने के लिए और जो वर्तनी और विराम चिन्ह है उनको जांच करने के लिए आपको प्रूफ रीडिंग की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। विच स्टेप कम आफ्टर द एडिटिंग इन द राइटिंग प्रोसेस, तो लेखन प्रक्रिया में संपादन के बाद कौन सा चरण आता है, तो कौन सा चरण आता है, प्रूफ रीडिंग का चरण आता है। तो पहले आपने को क्या किया, आपने कोई भी चीज़ को एडिटिंग कर लिया, एडिटिंग करने के बाद में क्या करोगे, प्रूफ रीडिंग करोगे। मैंने पूरे वीडियो को एडिट किया, फिर से देखूंगा मैं सारे वीडियो को, कहीं पर उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है, या फिर मैंने कोई भी और चीज़ ऐसी है जो उसको मैं और एडिट कर सकता हूँ और बेहतर बना सकता हूँ, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग को बोला जाता है। विच टूल इज यूजफुल इन प्रूफ रीडिंग डिजिटल कंटेंट, तो डिजिटल कंटेंट में प्रूफ रीडिंग के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, तो कौन सा टूल यूज किया जाता है, ग्रामरली नामक टूल को यूज में लिया जाता है। तो जो प्रूफ रीडिंग होती है उसमें कोई भी जो कंटेंट होता है उसको प्रूफ रीडिंग बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कौन से टूल को यूज किया जाता है, ग्रामरली नाम के टूल को यूज लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस, तो लेखन प्रक्रिया का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है, कीवर्ड स्नफिंग, तो कीवर्ड स्नफिंग क्या होता है, जो कीवर्ड स्नफिंग होता है ये कंटेंट राइटिंग का कोई हिस्सा नहीं होता, ये क्या होता है, एसईओ का हिस्सा होता है। एसईओ समझते हो ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, जो कोई भी वीडियो होती है उसके नीचे आप जो टाइटल हो गया है, हेडलाइन हो गई, कीवर्ड जो लगाए जाते हैं उससे संबंधित, उसको क्या कहा जाता है, कीवर्ड स्नफिंग के नाम से जाना जाता है। नरेटिव राइटिंग प्रोसेस में नरेटिव लेखन किस पर निर्भर करता है, स्टोरी टेलिंग पर, कहानी लेखन पर जो है वो नरेटिव राइटिंग है वो फोकस करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। ये आपका जो स्टोरी टेलिंग होता है उस पर फोकस किया जाता है, आपका जो नरेटिव राइटिंग होता है उसको। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न की बात करूँ, विच राइटिंग स्टाइल इज कॉमनली यूज इन एकेडमिक रिपोर्ट्स, तो जो अकेडमी की जो रिपोर्ट आती हैं, शैक्षणिक रिपोर्ट होती हैं, उसमें कौन सी लेखन शैली का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी का प्रयोग किया जाता है, विवेचनात्मक लेखी का जो शैली का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। एक्सपोजिटरी जो लेखन शैली होती है, लिखने की शैली होती है, उसका उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रेरणात्मक लेखन का क्या उद्देश्य होता है, तो प्रेरणात्मक लेखन का क्या उद्देश्य होता है पाठक को समझना, कन्विंस द रीडर, तो जो पाठक होता है उसको समझने के लिए अपन किस प्रकार का लेखन करते हैं, प्रेरणात्मक लेखन का उपयोग में लेते हैं। विच राइटिंग स्टाइल यूजेज द फैक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग, और कौन सी लेखन शैली तथ्यों और तार्किक तर्कों का उपयोग में करती है, तो कौन सी करती है, एक्सपोजिटरी होती है। विवेचनात्मक जो लेखन शैली होती है वही क्या होती है, तथ्यों और तार्किक तर्कों पर आधारित होती है। जो एक्सपोजर करते हैं, जो अपन ये नहीं बनाते, ये वाला कंटेंट नहीं होता आप कुछ देखते हो जिसके अंदर अब मैंने ये मिला दिया है तो ये हो जाएगा, है ना, ये केमिकल मिलाने से ये ब्लास्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कंटेंट होता है उसको एक्सपोजिटरी कंटेंट के नाम से जाना जाता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज बेस्ट फॉर, वर्णनात्मक लेखन किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में, उत्पाद के विवरण देने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। वर्णनात्मक जो लेखन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए होता है, प्रोडक्ट राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। 12 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज ए फीचर ऑफ परसेसिव राइटिंग, तो कौन सा प्रेरणात्मक लेखन की विशेषता होती है, तो इनमें से कौन सा चीज़ है जो प्रेरणात्मक लेखन के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो कौन सा होता है, कॉल टू एक्शन। तो कोई भी कॉल करने के लिए, कॉल टू एक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको परसेप्टिव राइटिंग करते हो।
समझ में आ गया आपको? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। कॉल टू एक्शन का उपयोग में लिया जाता है परसेप्टिव राइटिंग के लिए। ए डायरी एंट्री इज एन एग्जाम्पल होता है। एक डायरी परसिस्ट का किस चीज़ का उदाहरण होता है? तो एक डायरी राइटिंग है। जब आप डायरी वगैरह लिखते हो तो वो किसका होता है? वो इसमें डायरी लिखते हो तो उसमें क्या करते हो? एक अपने जीवन के बारे में आप क्या करते हो? एक स्टोरी टेलिंग का ही कार्य करते हो। तो इसको क्या कहा जाता है? नैरेटिव राइटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। इसको कथ्यात्मक लेखन के नाम से जानते हैं। विच राइटिंग स्टाइल इज यूज हाउ टू आर्टिकल। तो कैसे करें लेखों में कौन से लेखन शैली का उपयोग में किया जाता है? एक्सपोजिटरी लेखन शैली का उपयोग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। आपको एक्सपोजिटरी लेखन शैली को उपयोग में लिया जाता है कि इसमें क्या होता है? लगभग आपका जो एक्सपोजर से संबंधित हो गया, तर्कों से आधारित संबंधित कंटेंट है वो इसमें क्रिएट किया जाता है। विवेचनात्मक। 15 नंबर प्रश्न की बात करूं, पॉलिटिकल स्पीच इज मोस्टली रिटन इन विच स्टाइल। तो राजनीतिक भाषण कौन सी शैली में लिखे जाते हैं? तो जो आपके राजनीतिक भाषण है वो कौन सी भाषा शैली में लिखे जाते हैं? प्रेरणात्मक भाषा शैली में लिखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट कंटेंट। तो प्रिंट कंटेंट का इनमें से कौन सा उदाहरण होता है? सही आंसर क्या होगा? समाचार पत्र लेखन है वो प्रिंट कंटेंट से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो होने वाला है। व्हाट इज द की फीचर ऑफ वेब कंटेंट। तो वेब कंटेंट का मुख्य विशेषता क्या होती है? तो वेब कंटेंट की मुख्य विशेषता क्या होती है? इंटरेक्टिव एंड एसईओ फ्रेंडली। तो वो एक तो इंटरेक्टिव होता है, दूसरा एसईओ फ्रेंडली होता है। इंटरेक्टिव होता है तो जो आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहती है, और एसईओ फ्रेंडली होता है। एसईओ फ्रेंडली मतलब क्या होगा? ऐसा कंटेंट जो कीवर्ड रिसर्च में सबसे ऊपर शो करे। यूट्यूब पर खोलो या गूगल पे सबसे ज़्यादा ऊपर दिखाई दे, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को एसईओ फ्रेंडली व इंटरेक्टिव कंटेंट के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न की बात करें, कॉपी राइटिंग इज कॉमनली यूज फॉर। तो कॉपी राइटिंग सामान्यतः किसमें उपयोग होता है? तो कॉपी राइटिंग है उसको किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? सोशल मीडिया के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें कॉपी राइटिंग कंटेंट को यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। सोशल मीडिया एड्स में आप कोई भी कॉपी राइटिंग कंटेंट है उसको यूज में लेते हो। 19 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए वेब कंटेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेब कंटेंट के नाम से नहीं जाना जाता है? तो कौन सा नहीं जाना जाता है इसमें से? मैगजीन एडिटोरियल। तो जो मैगजीन एडिटोरियल होते हैं, मैगजीन वगैरह में जो कार्य कराया जाता है, मैगजीन में जो लेखक संपादक काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है? मैगजीन एडिटोरियल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 20 नंबर प्रश्न की बात करूं, टेक्निकल राइटिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर। तकनीक लेखन सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो तकनीक लेखन का सबसे अधिक कहाँ पर उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉफ्टवेयर दस्तावेज या सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटाइजेशन करने में आपका सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? टेक्निकल जो राइटिंग होती है ना, टेक्निकल जो लेखन होता है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है आपको टेक्निकल राइटिंग को। तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह के डॉक्यूमेंट करते हो, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हो, उसमें जो कोडिंग वगैरह की जाती है तो इस प्रकार के जो राइटिंग होती है उसको टेक्निकल राइटिंग के नाम से जानते हैं। अब बात करें अपन यूनिट नंबर 3 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मेट ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेब कंटेंट राइटिंग का हिस्सा होता है? तो कौन सा होता है? ब्लॉग पोस्ट। जो ब्लॉग वगैरह का जो पोस्ट की जाती हैं, ब्लॉग वगैरह डाले जाते हैं, वही कौन से संबंधित होता है? वो किससे संबंधित होता है आपका? वो वेब कंटेंट से संबंधित होता है। तो जो आपका जो वेब कंटेंट है, जो मैंने बताया था ना कि आपने सर्च किया टॉप 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर, तो वो जो कंटेंट निकल कर आता है उसी को वेब कंटेंट बोलते हैं, क्योंकि वेबसाइट आधारित कंटेंट होता है वो। समझ में आ गया आपको? तो ब्लॉग पोस्ट है वो वेबसाइट आधारित कंटेंट होता है, इसलिए उसको वेब कंटेंट बोलते हैं या इंटरनेट कंटेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जगह यूट्यूब वाला भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जो वेब का अर्थ होता है इंटरनेट, तो इंटरनेट संबंधित जो आपको कंटेंट देखना पड़े कंटेंट हो उसको वेब कंटेंट के नाम से जानते हैं। बाकी स्टोरी राइटिंग, समाचार पत्र और पाठ्य पुस्तक ये क्या है? इंटरनेट आधारित कंटेंट नहीं होते हैं। 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द टिपिकल फॉर्मेट यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट कंटेंट। तो
प्रचारात्मक उत्पादक कंटेंट के लिए सामान्यतः कौन सा प्रारूप उपयोग में लिया जाता है? तो प्रचारात्मक जो कंटेंट होता है उसमें कौन सा कंटेंट यूज किया जाता है? आपका कॉपीराइट है, उस चीज़ के जो प्रमोशन उसको यूज में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपीराइटिंग जो कॉन्सेप्ट होता है उसको उपयोग में लिया जाता है। विच फॉर्मेट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मैनुअल्स एंड गाइड? तो उपयोगकर्ता में पुस्तिकाओं और गाइड के लिए सबसे अधिक उपयोग में क्या किया जाता है? तो मैंने पहले ही बताया था, सॉफ्टवेयर वगैरह में जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए कौन सा कंटेंट यूज किया जाता है? टेक्निकल राइटिंग कंटेंट, उसको यूज में लिया जाता है। 4 नंबर प्रश्न की बात कहूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ प्रिंट कंटेंट? तो प्रिंट कंटेंट का जो फॉर्म हो, कौन सा कंटेंट है वो प्रिंट कंटेंट का फॉर्म होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही जो आंसर होने वाला है। मैगजीन आर्टिकल, पत्रिका लेख है वो कंटेंट प्रिंट कंटेंट से संबंधित होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्रिका जो लेख है वो प्रिंट कंटेंट से संबंधित होता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट फॉर्मेट इज बेस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस? तो चरण दर चरण आपको व्यस्त करने के लिए सबसे अच्छा प्रारूप कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जो आपका निर्देशात्मक जो प्रारूप दिया जाता है उसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप कोई भी इंसान को इंस्ट्रक्शन देते हो स्टेप बाय स्टेप, उसी को क्या कहा जाता है? उसको चरण दर चरण निर्देश व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसको इसमें प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर कंटेंट राइटर? तो कंटेंट राइटर के लिए सबसे तगड़ी स्किल कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? एनालिटिक थिंकिंग। उसकी जो विश्लेषण करने की जो सोच है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, वो होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। एनालिटिक विश्लेषण सोच होनी चाहिए उसकी एक प्रकार की, तभी वो कंटेंट राइटिंग को क्या कर सकता है? सही से बना सकता है। समझ में? क्योंकि अगर वो विश्लेषण नहीं कर पाएगा किस प्रकार का कंटेंट मार्केट में चल रहा है, उसे किस प्रकार का कंटेंट बनाना चाहिए और उसे क्या उसके जो ऑडियंस है उसको देखने में मज़ा आ रहा है, तो ये सब कंटेंट वो करेगा तो उसमें किसका प्रयोग होगा? उससे काफ़ी फायदा होगा उसको। विच स्किल हेल्प इन अवॉइडिंग द लैंग्वेज एरियर? तो कौन सा भाषा संबंधी त्रुटियों से बचाता है? तो कौन सा कंटेंट है वो आपको भाषा संबंधी त्रुटियों से बचाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रूफ रीडिंग जो कंटेंट है वो आपको भाषा संबंधित एरर से बचाता है। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है? आपको जो कंटेंट होता है उसमें आपको जो लैंग्वेज के जो बैरियर हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। समझ आ गया? आपने कोई गलती कर दी, आपने कोई वीडियो में कोई गलत चीज़ निकल गई आपसे या गलत वर्ड निकल गया, तो आप उसको क्या कर सकते हो? प्रूफ रीडिंग के माध्यम से उसको हटा सकते हो, एडिटिंग के माध्यम से हटाते हो और देखते हो कि कहाँ पर गलती हुई। वो किसके माध्यम से करते हो? प्रूफ रीडिंग के माध्यम से करते हो। तो त्रुटियों से बचने संबंधी शब्द आ जाए तो प्रूफ रीडिंग टिक मार के जाना उसमें। 8 नंबर प्रश्न है, वाई इज रिसर्च इंपॉर्टेंट इन कंटेंट राइटिंग? तो कंटेंट लेखन में शोध क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट राइटिंग में जो शोध होता है वो? टू इंश्योर फैक्चुअल एक्यूरेसी, तो तथ्यों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जो अपन तथ्य दे रहे हैं, जो अपन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जो सटीकता से या सही से बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? अपन जो फैक्चुअल कंटेंट है उसका प्रयोग में लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। तथ्यों को सही से सटीकता से उपयुक्त करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? फैक्चुअल कंटेंट है उसका प्रयोग में लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसईओ नॉलेज इन राइटिंग? तो एसईओ का क्या कार्य होता है राइटिंग के अंदर, कंटेंट राइटिंग में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बेटर ऑनलाइन विजिबिलिटी। बेहतर ऑनलाइन दृश्यता कराने का कार्य होता है कि वो अच्छे से कंटेंट को दिखा देगा आपको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेटर ऑनलाइन विजिबिलिटी है। बेहतर जो ऑनलाइन दृश्यता है उसको दर्शाने का कार्य किसका होता है? आपका एसईओ का होता है नॉलेज राइटिंग के अंतर्गत। विच ऑफ दीज इज ए सॉफ्ट स्किल एसेंशियल फॉर राइटर्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्किल लेखकों के लिए? विच ऑफ दीज इज ए सॉफ्ट स्किल? तो सॉफ्ट स्किल कौन सी होती है इसमें से? सॉफ्ट स्किल की कौन सी क्या चीज़ होती है जो आप ऑडियंस को इंटरेक्ट करने के लिए किए जाते हो? तो कोई आपने इमोशनल बात कर दी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं। तो सहानुभूति होती है, एम्पैथी होती है, वो आपसे आपके एक प्रकार की सॉफ्ट स्किल में जानी जाती है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन कंटेंट राइटिंग? तो कंटेंट निर्माण में सबसे पहला कदम क्या होता है?
टॉपिक रिसर्च करना, कोई भी विषय है उस पर शोध करके अगर आपने कोई भी कंटेंट बनाया है तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है फर्स्ट स्टेप इन कंटेंट राइटिंग। समझ में आ गया? तो कोई भी विषय पर रिसर्च करके आप विषय पर शोध करके कोई कंटेंट बनाते हो, उसी को क्या कहा जाता है, आपको फर्स्ट स्टेप होता है वो कंटेंट राइटिंग से संबंधित फर्स्ट स्टेप होता है टॉपिक पर रिसर्च करके कंटेंट बनाने वाला। वाई इज ऑडियंस एनालिसिस इंपॉर्टेंट? तो कोई भी ऑडियंस होती है, दर्शकों का विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्यों महत्वपूर्ण होता है? उपयुक्त शैली और कंटेंट के लिए। तो कोई किस प्रकार का कंटेंट है उसको आप जो डालना चाहते हो, कौन सी शैली का प्रयोग में लेना चाहिए, किस प्रकार को कंटेंट के लिए डालने के लिए। तो आपको पता है भाई मेरी ऑडियंस अगर बच्चों वाली है तो मुझे बच्चे वाला कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब मुझे पता है मेरी ऑडियंस कौन सी है, कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो एग्जाम के समय ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो मुझे उस प्रकार के कंटेंट बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 13 नंबर प्रश्न है विच ऑफ दीज एनहेंस द कंटेंट रीडेबिलिटी? तो कंटेंट की जो रीडेबिलिटी है, कंटेंट को जो पाठ्यक्रम है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो क्या किया जाता है उसको आपको बढ़ाने के लिए? बुलेट पॉइंट एंड हेडलाइंस। तो बुलेट के जो पॉइंट होते हैं, जो आप ऊपर ऊपर जो हेडलाइन वगैरह डालते हो और जो हेडिंग वगैरह डालते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? कंटेंट रीडेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट हेल्प मेक कंटेंट इंगेजिंग? तो कंटेंट को आकर्षक बनाने में क्या मदद करता है? तो क्या क्या मदद करता है? इंटरेक्टिव पर्सन। तो आप एक प्रकार का जो इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछते हो, ऐसा पर्सन पूछते हो जो आपको क्या करता है, जो ऑडियंस है उसको इंटरेक्टिव रखने के लिए उसको मददगार होता है। मतलब आपने कोई प्रश्न पूछा, क्या आपको, जैसे फेयर एंड लवली का ऐड चलता है ना, तो क्या आप भी काले हो, क्या आप भी सांवले रंग के हो, ऐसा सवाल पूछा जाता है ना, तो इससे क्या होता है, लोग उस पर आकर्षित होते हैं उस चीज़ से संबंधित। तो यही है, आपको इंटरेक्टिव प्रश्न पूछना चाहिए अपने कंटेंट को इंगेजिंग बनाने के लिए। विच ऑफ दीज इज ए स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग कंटेंट क्वालिटी? तो कोई भी कंटेंट की गुणवत्ता सुधारने की नीति क्या होती है? तो इसके संबंधित सही आंसर क्या होगा? रिलेवेंट कीवर्ड, प्रासंगिक कीवर्ड का आपको उपयोग करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको रिलेवेंट कीवर्ड है उसको प्रयोग में लेना होता है आपको कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। व्हाट इज प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म क्या होता है? साहित्यिक चोरी क्या होती है? प्लेगरिज्म होता है कॉपिंग अदर्स कंटेंट विदाउट क्रेडिट। तो किसी को बिना श्रेय दिए कंटेंट की नकल करना ही किस में आती है? कॉपी में आती है। समझ में आ गया? दूसरे के कॉपी को, आप दूसरे के कंटेंट को कॉपी कर लो उसको बिना क्रेडिट दिए। समझे? काफ़ी बार क्या करते हैं लोग, मूवी वगैरह डाल देते हैं या फिर जो ये आपका कंटेंट आता है सॉन्ग वगैरह डालते हैं उसको क्रेडिट दिए बिना, तो क्या हो जाता है? उस पर कॉपीराइट हो जाता है। या यूट्यूब पर आप किसी और की भी क्लिप उठाकर डालते हो ना और बिना क्रेडिट दिए, तो वो उसको प्लेगरिज्म की श्रेणी में बोला जाता है। विच टूल हेल्प इन डिटेक्ट द प्लेगरिज्म? तो कौन सा टूल साहित्यिक चोरी को पहचान करने में काम में लिया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? टुरंटिन, TURNITN, टुरंटिन। तो इसको ऐसे याद कर लो कि तूने मेरा कंटेंट कैसे डाला। तुरंत से जो स्टार्टिंग है टुरंटिन शब्द है, इसको तुरंत को तुम तूने से याद कर लो। तो तूने मेरा कंटेंट क्यों डाला? समझ में आ गया? ऐसे याद कर लो, इस ट्रिक से अच्छे से याद हो जाएगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड द प्लेगरिज्म? साहित्यिक चोरी बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफाइजिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो समझ के साथ किसी भी चीज़ है जो पैराफ्रेज करना, तो कोई भी चीज़ों को समझ के साथ आप एक्सप्लेन करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? साहित्यिक चोरी से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है चीज़ों को समझो, क्या कंटेंट मार्केट में चल रहा है और उसी हिसाब से अपना कंटेंट है उसको पैराग्राफाइजिंग कर लो, मतलब नया कंटेंट बना दो मार्केट में। व्हाट इज द वाई इज सिटेशन इंपॉर्टेंट? तो उद्धृतन क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो उद्धृतन क्या महत्वपूर्ण होता है? टू एक्नोलेज द ओरिजिनल सोर्सेज। तो मूल स्रोतों को श्रेय देने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? आपको सिटेशन का उपयोग में लिया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आपको जो ओरिजिनल कंटेंट होता है, मूल कंटेंट होता है, उसको आपको श्रेय देने के लिए सिटेशन या उद्धरण का उपयोग में लिया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द कॉमन रिजल्ट ऑफ प्लेगरिज्म इन प्रोफेशनल राइटिंग? तो आप कोई भी पेशेवर लेखन में साहित्य चोरी का सामान्यतः क्या परिणाम होता है? कानूनी कार्रवाई को झेलना पड़ सकता है आपको। तो क्या होता है, आपको जो कॉमन रिजल्ट होता है प्लेगरिज्म या साहित्य चोरी का मुख्यतः परिणाम क्या होता है? आपको कानूनी कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर इसका होने वाला है। व्हाट इज प्लेगरिज्म इन कंटेंट राइटिंग? कंटेंट लेखन में साहित्यिक चोरी क्या आती है? तो कंटेंट जो लेखन होता है उसमें साहित्यिक चोरी क्या होती है?
बाय यूजिंग कंटेंट विदाउट क्रेडिट। तो मैंने पहले ही बताया था ये चीज़, किसी भी इंसान का आपका कंटेंट यूज कर लिया और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, उसको ये भी नहीं बताया कि मैंने आपका कंटेंट यूज किया इस व्यक्ति का, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेगरिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सोर्स स्रोतों का सही उल्लेख करना। तो भाई जो सोर्स वगैरह होते हैं उनका सही से उल्लेख किया जाता है, उसको सही से बताया जाता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, उसी को कहा जाता है कि इस प्रकार का कंटेंट प्लेगरिज्म की श्रेणी में नहीं आता है। अगले वाला प्रश्न है, प्लेगरिज्म इज कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ। साहित्यिक चोरी किस रूप में माना जाता है, तो साहित्यिक चोरी वो किस रूप में माना जाता है, एक प्रकार के धोखे के रूप में देखा जाता है आपको साहित्यिक चोरी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। आपको प्लेगरिज्म है उसको एक प्रकार की चीटिंग के रूप में देखा जाता है। व्हाट डज इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, मतलब बौद्धिक चोरी से संबंधित क्या होता है, कॉपिंग समवन्स आइडिया एंड क्लेमिंग हैज ओन। तो किसी के विचारों को नकल कर अपने नाम से प्रस्तुत करना, समझ में आ गया। तो किसी भी इंसान का जो कंटेंट होता है उसको कॉपी करके उसके जो अपने नाम से उसके जो विचार हैं उसको नकल करके अपने नाम से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, आपको इंटेलेक्चुअल थेफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा इसका। विच एरिया इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय प्लेगरिज्म। साहित्यिक चोरी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है, तो जो शैक्षणिक लेखन एकेडमिक जो लेखन है वो क्या होता है, साहित्यिक चोरी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। शैक्षणिक लेखन एकेडमिक जो राइटिंग है वो सबसे ज़्यादा प्लेगरिज्म से चोरी होने वाला प्रभावित होने वाला क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वो सही आंसर होने वाला है। कॉपिंग एग्जैक्ट वर्ड विदाउट कोटेशन, तो बिल्कुल वही शब्द बिना उद्धरण चिन्ह के कॉपी करना क्या कहला जाता है, प्रत्यक्ष प्लेगरिज्म, मतलब प्रत्यक्ष साहित्य चोरी या प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्लेगरिज्म के नाम से उसको जाना जाता है। तो सेम टू सेम वर्ड का आप उपयोग करते हो और बिना कोटेशन डाले उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म। जैसे आपने मेरी सेम टू सेम जो मैंने पीडीएफ डाल रखी है उसको लाकर आपने क्या कर दिया, आपको सेम टू सेम उसको जो मेरा वीडियो है उसको उठाकर आपने डाल दिया, तो उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, सबमिटिंग योर ओन प्रीवियस वर्क। तो अपने जो पुराना कार्य है उसको बिना अनुमति दोबारा जमा करना किस नाम से जाना जाता है, आत्म साहित्यिक चोरी के नाम से जाना जाता है, सेल्फ प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। सेल्फ प्लेगरिज्म मतलब खुद से आपने चोरी करने का प्रयास किया, उसको सेल्फ प्लेगरिज्म के नाम से जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, चेंजिंग ए वर्ड फ्रॉम ए सोर्स एंड कॉपिंग इट इज। तो स्रोतों से कुछ शब्द बदलकर नकल करना क्या कहलाता है, आपको कहलाता है पेज राइटिंग। किस नाम से जाना जाता है, पेज राइटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर प्रश्न है, विच टाइप ऑफ प्लेगरिज्म इज अनइंटेंशनल। कौन सा साहित्यिक चोरी अनजाने में होती है, तो कौन सी साहित्यिक चोरी अनजाने में होती है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एकेडमिक प्लेगरिज्म। आकस्मिक चोरी मतलब एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, समझ में आ गया। आपको पता नहीं था, एक्सीडेंटली आपने किसी का कंटेंट है वो पब्लिश कर दिया, तो ये किस में आएगा, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म में आएगा, आकस्मिक साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आएगा। 10 नंबर प्रश्न है, द रूल टू अवॉइड द प्लेगरिज्म। साहित्यिक चोरी से बचने का क्या नियम होता है, तो साहित्यिक चोरी से बचने का नियम क्या होता है, साइट द सोर्स प्रॉपरली। तो आप सही जो स्रोत हैं उनका सही से उल्लेख करना ही क्या कहलाता है, आपको साहित्यिक चोरी से बचने के नियमों में जाना जाता है। तो जो स्रोत हैं उसको सही से उल्लेख करो कि ये कंटेंट है, मैंने जो इसमें ये कंटेंट का यूज किया, ये इस व्यक्ति ने उस समय कंटेंट बनाया था, समझ में आ गया, ताकि उसको क्रेडिट मिले। अब क्या पढ़ने वाला या देखने वाला व्यक्ति है उसके कंटेंट को भी जाकर पढ़े और देखे, समझ में आ गया। तो ओरिजिनल कंटेंटर जिसने बनाया, पैसा खर्च किया, अपना दिमाग खर्च किया, उसको भी उस चीज़ का फायदा मिल सके। 11 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू राइट द ओरिजिनल कंटेंट। तो जो वास्तविक कंटेंट होता है उसको लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अंडरस्टूड द पैराग्राफ। तो आप पैराग्राफ वगैरह हैं उनको अच्छे से समझकर उसके कंटेंट को उपयोग में लेते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडरस्टैंड एंड द पैराफ्रेज। तो समझकर पुनः लेखन करना, आप चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो और उनको पुनः लेखन करने का प्रयास करो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। विच टूल इज यूज टू चेक द प्लेगरिज्म। साहित्यिक चोरी के जांच के लिए कौन सा टूल उपयोग में लिया जाता है, तो कौन सा यूज लिया जाता है, टर्नटीन का यूज में लिया जाता है। तो कौन सा यूज लिया जाता है, टर्नटीन नामक एक ऐप है उसका उपयोग में लिया जाता है।
विच प्रैक्टिस प्रिवेंट्स प्लेगरिज्म, तो कौन सी विधि साहित्यिक चोरी से बचाती है, तो कौन सी बताती है, यूजिंग प्रॉपर रेफरेंसेस। तो उचित जो अपन रेफरेंस वगैरह का यूज में लेते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है साहित्यिक चोरी से बचाने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो रेफरेंस वही होता है जो मैंने बताया ना कि ये कंटेंट किसके द्वारा बनाया गया है, उसका आप प्रॉपरली नेम दो, वही आपको क्या कर सकती है, जो कॉपीराइट से बचा सकती है, वही चीज़ आपको। पैराफ्रेजिंग इज यूज फॉर, तो पैराफ्रेजिंग किससे संबंधित होता है, पैराफ्रेजिंग का संबंध किस चीज़ से होता है, तो मौलिक अभिव्यक्तियों से संबंधित। मतलब आपने जिसने व्यक्ति ओरिजिनल कंटेंट बनाया है उसको, उसके कंटेंट को आप मेंशन करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, पैराफ्रेजिंग के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, यूजिंग कोटेशन मार्क इंडिकेशन, तो उद्धरण चिन्हों का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, प्रॉपर एट्रीब्यूशन को देने में, सही श्रेय देने में, सही तरीके से चीज़ों को बनाने में किस चीज़ का दिया जाता है, आपको उद्धरण चिन्हों का प्रयोग में लिया जाता है, कोटेशन वगैरह को यूज किया जाता है आपको सही एट्रीब्यूशन, सही श्रेय देने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 16 नंबर प्रश्न है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड विद द पैराफ्रेज कंटेंट, तो पैराफ्रेज कंटेंट में के साथ क्या शामिल करना चाहिए, सिटेशन, स्रोत है उसको प्रयोग में लेना चाहिए। तो पैराफ्रेज कंटेंट वही होता है जो दूसरे का कॉपीराइटेड कंटेंट होता है, तो उसमें आपको क्या देना चाहिए, स्रोत भी बताना चाहिए, या सिटेशन पैराफ्रेज कंटेंट्स कि आपने कहाँ से उन सब चीज कंटेंट को उठाया है, सेम टू सेम। री राइटिंग विद चेंज सेंटेंस क्या कहलाता है, वाक्य की रचना करना, पुनः लेखन करना कहलाता है। मतलब आपने क्या किया, जो कंटेंट है उसको फिर से बदल कर लिख दिया है, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रीफ्रेजिंग के नाम से जाना जाता है, पुनः लेखन के नाम से जाना जाता है कंटेंट के। What help improve the originality in the content, तो कंटेंट में मौलिकता सुधारने में क्या सहायक होती है, तो कौन सी चीज़ है जो कंटेंट में मौलिकता सुधारती है, यूजिंग द पर्सनल एग्जाम्पल, आप कोई भी व्यक्ति है उसको व्यक्तिगत उदाहरणों का प्रयोग करके चीज़ों को समझाते हो, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है ओरिजिनलिटी इन द कंटेंट के नाम से जाना जाता है उस चीज़ को। सिटेशन फॉर्मूला लाइक APA MLA आर यूज, तो APLA और MLA जैसे उद्धरणों का प्रयोग किस लिए दिया जाता है, ताकि आप सही से रेफरेंस वगैरह है उनको दे सको कंटेंट को बनाने के लिए। वाई इज कंटेंट ओरिजिनली इंपॉर्टेंट, तो कंटेंट का मौलिकता रूप से क्यों इंपॉर्टेंट होता है, टू अवॉइड SEO पेनल्टी, तो SEO वगैरह की जो पेनल्टी होती है, जो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ जाती है ना यूट्यूब पर, और यही गूगल पर भी आती है, गूगल पे क्या करता है, रैंक नहीं करता है वो आपका कंटेंट, तो यही होता है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट उसको पब्लिश करना चाहिए। धन्यवाद, ये आपका कंटेंट राइटिंग से संबंधित मैंने सारा का सारा इंपॉर्टेंट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 वो पढ़ा दिया है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।